गुड मॉर्निंग बच्चों। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं और शेड्यूल तो आ गया है उसका। तो क्लास 12th के एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, लगभग 30 डेरिवेशन आपको हम कराएंगे और इसके वीडियो धीरे धीरे आपको आते मिलते जाएंगे। स्टार्टिंग में हम छोटे छोटे मिनट की वीडियो पढ़ेंगे, फिर हम एक ही वीडियो में कम से कम 20 डेरिवेशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत करने के लिए छोटा छोटा वीडियो धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, जब एग्जाम के समय आपको पूरा एक ही वीडियो में 30 डेरिवेशन आपको करा दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 डेरिवेशन बहुत ही सरल तरीके से आपको बताएंगे, जो भी अब तक पढ़ाई आपने नहीं किया है, और इस डेरिवेशन को देख लेंगे, एग्ज़ाम में आपको 100% सफलता की गारंटी मिलेगी आपको, ठीक है बच्चों। तो अगर ये आपको तैयार हो जाता है तो समझिए कि आप फिजिक्स को चुटकियों में कर दोगे आप, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति, ठीक है। फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इन सबसे वाकिफ हो गए आप लोग कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। इससे आप लोग वाकिफ हो गए। नहीं वाकिफ हो तो देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, आपको तो ये पता है ना कि दो आवेशों के बीच बल लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। यानी कि दो समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल, और दो विपरीत आवेश यानी कि एक धन और एक ऋण तो आकर्षण बल, ठीक है। दोनों ऋण रहेंगे या फिर दोनों धन रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल, एक धन एक ऋण रहेगा तो आकर्षण बल। तो ये बल होता है। बल की वैल्यू क्या होती है? F इक्वल बल कितना हो, हमने बताया कि दो आवेश हैं और दोनों क्या है, धन आवेश है, तो इन दोनों के बीच में बल लगेगा। उस बल का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये बल लगता है बेटा, ठीक है। और अगर दोनों ऋण भी रहेंगे तब भी प्रतिकर्षण बल, ठीक है। एक धन एक ऋण रहेगा तब आकर्षण बल, और सारे कंडीशन में बल का फार्मूला यही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो ये तो रही बल की बात। कब बल की बात? जब दो आवेश रहेंगे एक पास, तो उन आवेशों के कारण जो बल लगता है उसका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसको कूलाम्ब्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। हमको देखना है कि वैद्युत क्षेत्र आपको पता है कि नहीं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लेके आने के लिए, अन्य आवेश कैसा? तो धन परीक्षण आवेश इसको मानते हैं। इस आवेश को लेके जा रहे हैं, कभी यहाँ पे रख रहे हैं, कभी यहाँ पे रख रहे हैं, कभी यहाँ पे रख रहे हैं, हर जगह रख रहे हैं। इसको चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक इसका प्रभाव है, इस आवेश का प्रभाव कहाँ तक है, यानी कि ये आवेश कहाँ तक इसके ऊपर बल लगा रहा है। ये जो आवेश है वो कहाँ तक इस आवेशों के ऊपर बल लगा रहा है। जहां तक इन आवेशों के ऊपर बल लगा रहा होगा बेटा, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर वह परीक्षण आवेश जहां तक बल का अनुभव करता है, बल में क्या बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। या फिर और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र ई होता है, ठीक है। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बल लगता क्या है बेटा? बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। इन दोनों आवेशों के बीच में बल, और बल का हमने फार्मूला बताया था आपको। तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? तो बल लगेगा। दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। किसको ले जा रहे हैं? तो धन परीक्षण आवेश को Q0 मानते हैं। क्या मानते हैं? Q0 मानते हैं। तो किसको लेके जा रहे हैं?
इस आवेश के पास किसको लेके जा रहे हैं? तो धन परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं। वो किसको लेके जा रहे हैं? धन परीक्षण आवेश को लेके जा रहे हैं। तो इस धन परीक्षण आवेश पे जो बल लगता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लेके जाने पे जहां तक वह धन परीक्षण आवेश बल का अनुभव करता है वह पूरा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। और जैसे F की वैल्यू हमने जो बताया वो रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू नॉट हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर बीच की दूरी, और क्यू नॉट से क्या कर देंगे? भाग देंगे। यानी इस बल की वैल्यू हमने क्या रख दी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर, और क्यू नॉट से हम भाग दे देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाता है और E की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र। इसी तरह से अगर आपको ये नहीं पता है तब भी आपको डेरिवेशन करने में दिक्कत होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो वैद्युत क्षेत्र हो गया आपका। वैद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होने चाहिए। तो दो ध्रुव कैसे होंगे? तो एक हो जाएगा आपका निगेटिव और एक हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि दो आवेश हो जाए। क्या हो जाए? दो आवेश। दोनों आवेश क्या है? समान है। किसमें समान है? परिमाण में समान है, मात्रा में समान है। तो मात्रा में समान आवेश हैं, लेकिन इनके प्रकृति अलग अलग हैं। प्रकृति मतलब होता है इनका प्लस है कि माइनस है। प्रकृति मतलब प्लस है कि माइनस है, धन है कि ऋण है। तो हम उसको बोलेंगे कि अगर दोनों धन है तो बोलेंगे समान प्रकृति, दोनों ऋण है तो बोलेंगे विपरीत प्रकृति। क्या बोलेंगे? विपरीत प्रकृति। अच्छा, इन दोनों बलों की, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 2l होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2l। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच का पॉइंट क्या होगा? O। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाती है। ठीक है, तो बीच का पॉइंट O होता है। दोनों यहां से यहां तक की दूरी l और यहां से यहां तक की दूरी l। इसको परिभाषित करेंगे। परिभाषा पूछ देता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा बताइए। तो बोलेंगे परिमाण में समान। क्या बोलेंगे? परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश। परिमाण में समान परंतु, परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के बीच की दूरी यदि कितना है? l प्लस l, 2l है। तो इस प्रकार के समायोजन को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनेंगे। परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जिनके बीच की दूरी क्या हो? 2l हो। इस प्रकार के समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है बेटा। आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम दिखाते हैं स्मॉल p से। किसे दिखाएंगे? स्मॉल p से। ठीक है, तो आघूर्ण दोनों आवेशों में से एक आवेश ले लिया जाता है बेटा। दोनों आवेशों में से एक आवेश और उनकी बीच की दूरी यानी 2l का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो p इज इक्वल टू बन जाता है 2ql। ठीक है, नाम क्या है इसका? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है? द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे दिखाते हैं? तो P से दिखाते हैं। अभी आपको हमने क्या बताया? वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा चीज क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसका आघूर्ण निकालना होगा तो फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू 2ql। ठीक है, आघूर्ण निकालना होगा तो फार्मूला बनेगा 2ql। अब हम यहाँ पे काम हमारा क्या है? हमको निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये दो तरह का क्वेश्चन आता है बेटा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र अक्षीय स्थिति में निकालिए और निरक्षीय स्थिति में निकालिए। दो स्थिति हमारी आएंगी। कौन कौन सी? एक तो अक्षीय स्थिति आएगा और दूसरा निरक्षीय स्थिति आएगा। तो हमको ये देख लेना है
पहले तो हम फार्मूला आपको लिख देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें। कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला का क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा पहला फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा P इज इक्वल टू 2QL। ये दो फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर हमारे पास ये है, ये हमारा द्विध्रुव हो जाएगा -Q +Q और ये बीच में O पॉइंट हो जाएगा। यहां से कोई भी दूरी लेंगे तो कहां से लेंगे? O पॉइंट से लेते हैं। तो यहां से O पॉइंट पे ये दूरी है हमारी। ठीक है। यहां से ये दूरी देखो, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लिया जाए? तो ये x मान लेते हैं। ठीक है। या फिर r मान लेते हैं, r मान लीजिए। ठीक। और ये बीच की दूरी आपको पता है, ये l हो जाएगा और ये भी l। यहां से यहां तक की दूरी l और यहां से यहां तक की दूरी l, जो कि अभी हमने आपको बताया था, ये l हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट मान लीजिए, z पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट क्या है? z पॉइंट पे कोई आगे। अब हमको देखना है कि इसके ऊपर वैद्युत क्षेत्र किधर की तरफ काम करेगा। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कैसे काम करेगा? हमको इस द्विध्रुव के कारण, भाई दो ध्रुव हैं, एक के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला पता है, एक के कारण Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो हैं तो दोनों अपना प्रभाव यहाँ पे दिखाएंगे। अरे अपना प्रभाव ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, तो दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों का कंबाइन हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। इसलिए इसका हमको सदिश योगफल करना पड़ेगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और दो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, उसका हमको सदिश योगफल करना पड़ेगा, तब जाके हमको वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा द्विध्रुव के कारण, यानी कि दो आवेश के कारण। तो आपको एक चीज और समझना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हम डिफाइन करेंगे, है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे डिफाइन करेंगे? तो सभी धन आवेशों से बेटा वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। वैद्युत बल रेखा होता है, ठीक है, जो कि वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। वैद्युत बल रेखाएं किसका निर्माण करती हैं? वैद्युत क्षेत्र का। तो सभी धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और सभी ऋण आवेश में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर जाती हैं, ऐसे प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, यानी कि धन से निकलेंगी और ऋण में प्रवेश कर जाएंगी। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा ये बन जाता है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र। यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धन से ऋण की तरफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो धन से ऋण की तरफ। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होती है? धन से ऋण की तरफ। हमेशा समझेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? धन से ऋण की तरफ। ठीक है, और फिर ये भी समझेंगे कि भाई धन से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, और ऋण से हमेशा वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ऋण में अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी और धन में बाहर की तरफ निकल के आएंगी। तो बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और ऋण में अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ये समझना है आपको। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। धन के कारण यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं किधर निकलेंगी? तो बेटा वैद्युत बल रेखाएं इधर निकलेंगी, बाहर की तरफ। ठीक है, तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल E1 मान लेते हैं, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल, ऋण आवेश के कारण अंदर की तरफ आएंगी। तो अंदर की तरफ यानी कि इधर की तरफ जाएंगी, इसको क्या मान लिया जाए? E2 मान लिया जाए। ठीक है, E1 और E2 हमको दो वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र हमको मिल गया, E1 और E2। ठीक है, देखिए धन Q के कारण बाहर की तरफ और ऋण Q के कारण अंदर की तरफ वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो एक वैद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हो रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न हो रहा है। दोनों का दिशा क्या है? विपरीत है। तो दोनों का दिशा विपरीत है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और यहीं पे हमको सदिश योगफल करना पड़ेगा। ठीक है, सदिशों का योग हमको आता है, हम दिशा के साथ क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं।
जिसका दिशा जैसा है उसके हिसाब से जोड़ लेते हैं। तो सदिशों का हमको क्या करना पड़ेगा, योगफल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, हम देखते हैं पहला काम क्या करेंगे कि हमने दूरी तय कर लिया है कि यहाँ से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम निकालते हैं कि धन q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, धन q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो सबसे पहले हमको दूरी पता करना पड़ेगा कि यहाँ से इस पॉइंट तक, जेड पॉइंट तक दूरी क्या होगी। तो दूरी क्या होगी बेटा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी O से Z तक की दूरी कितनी है, R है। O से Z तक की दूरी कितनी है, R है। इस R में से अगर ये पॉइंट निकाल देते हैं, यानी L निकाल देते हैं, R में से L को निकाल दिया जाए, R में से L को निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा, R माइनस L। क्या बच जाएगा, R माइनस L। ठीक है, तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से धन q के लिए दूरी हो जाएगी r माइनस यल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई r माइनस यल। और ऋण q के लिए दूरी क्या हो जाएगी बेटा, ऋण q के लिए दूरी क्या हो जाएगी, तो ऋण q के लिए हम दूरी लिख लेते हैं r प्लस यल। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, दूरी क्या हो जाएगी, अधिक। यानी कि इस r में अगर यल को जोड़ दें, इस r में यदि यल को जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा हमको, r प्लस यल मिल जाएगा। दोनों दूरियां हमको मिल गई। धन q के कारण दूरी है r माइनस यल जेड पॉइंट पे, ऋण q के कारण दूरी मिल गई r प्लस यल जेड पॉइंट पे। ठीक है, तो नहीं मानते हैं कि यहाँ पे कोई आवेश है, छोड़ देते हैं यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, हम मान के चलते हैं कि इसी पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है, जेड पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए पहला कंडीशन निकालेंगे कि धन q आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, धन q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे लिख दिया जाए E1, धन q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। दूरी कितना है, r माइनस यल, r माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, E1 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस यल का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 बना सकते हैं इसको। फिर हम कहेंगे ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण, भाई धन आवेश के कारण निकाल लिया, अब किसके लिए निकालेंगे, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम दिखाते हैं E से और ऋण आवेश के कारण दिखाएंगे E2 से। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E2 निकालेंगे ऋण आवेश के कारण, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, r प्लस यल। फार्मूला लगा देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस यल। क्या हो गया, r प्लस यल। क्वेश्चन 2 भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। हमको टोटल वैद्युत क्षेत्र निकालना है जेड पॉइंट पे, तो कुल वैद्युत क्षेत्र क्या लिख सकते हैं, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र को हम E से दिखा रहे हैं, E बराबर E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अब हमको देखना ये है कि इसका डायरेक्शन कैसा है। तो E1 देखिए इस दिशा में जा रहा है, E2 उसके विपरीत दिशा में आ रहा है, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगा धनात्मक, E2 हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। E2 किधर है, विपरीत दिशा में है, तो हम इसको E बराबर लिख सकते हैं क्या, E1 धन ऋण E2, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर सम है। क्या है, वेक्टर सम है। ये क्या होता है, सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र होता है सदिश राशि, इसलिए इसका हम वेक्टर सम करने जा रहे हैं। तो वेक्टर सम क्या आएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस माइनस E2, क्योंकि इसकी दिशा क्या है,
विपरीत है, इसकी दिशा है विपरीत, इसलिए इसमें चिन्ह किसका लगा दिए, माइनस का। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो E बराबर निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, E बराबर क्या निकाला जाए, तो मान रख दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 का मान माइनस लगा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, मिल गया दोनों मान। यहां तक ही बस आपका डेरिवेशन है, इसके बाद तो मैथ का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करेंगे हम, तो कैलकुलेशन करेंगे, इसमें जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q यहाँ पे है, तो Q इसमें से कॉमन ले लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, बच क्या जाएगा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। एलसीएम निकालना, कक्षा 6 का काम करना है आपको, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व कर लेना। तो एलसीएम निकालने सबको आता होगा, लॉसा मौसा की बात होती है, यहाँ पे लॉसा निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकाल, दिखा देते हैं आपको एलसीएम कैसे निकलेगा। तो 1/, देखिए अगर हमारे पास कुछ एलसीएम ऐसा आ जाता है, जैसे मान लो आ गया 1/5 प्लस 1/7, इसका एलसीएम निकालना है, तो क्या करें, कोई फैक्टर इसका बन ही नहीं रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो इन दोनों का आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 7, यही इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 5 में भाग देंगे, तो 5 करने 5 बच जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 7 से भाग देंगे, कितना बचेगा 5, यहाँ 5 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 13/7 ये इसका एलसीएम, और इसका भिन्न का जोड़ भी हो जाएगा इसी के साथ साथ। तो हमने भिन्न का जोड़ आपको समझा दिया, इसी मेथड से इस भिन्न का जोड़ करेंगे। अगर हम मानते हैं कि इसमें कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है, तो हम इसका क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर अलग से आपको हम एलसीएम बता देते हैं इसका अलग से, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका R प्लस एक है R माइनस L का होल स्क्वायर और इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों का क्या कर लिए, गुणा कर लिए। अब देखो थोड़ा सा हम गुणा कैसे कर देते हैं, इसका एक्सपेंड कर देते हैं, R माइनस L को 2 बार लिख दिया जाए, R माइनस L क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बार लिखे R माइनस L, दूसरी बार लिखे R माइनस L, और इसी में गुणा कैसे करना है, R प्लस L को भी 2 बार लिख देते हैं, R प्लस L, ठीक। अब देखिए R माइनस L R प्लस L यानी A प्लस B A माइनस B, क्या है फार्मूला, A प्लस B एक कोष्टक में और A माइनस B एक कोष्टक में, क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसी रूप में इसको लिख लिया जाए। तो इसको जब मान लिखेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एक ब्रैकेट, अब बच गया ये, इन दोनों का भी आपस में क्या है, गुणा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, सेम चीज दोनों आ गया, 2 बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया, तो हम वर्क कर लेंगे, तो क्या बच जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फाइनल में हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम अगर ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर एलसीएम को ये मिल गया, भाग देना है हमें, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर से भाग देंगे तो बचेगा क्या भाई, इस पूरे यही एलसीएम था, इसमें हम दे देंगे भाग, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर से इससे भाग दे देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो बचेगा क्या, R प्लस L बच जाएगा, तो R प्लस L जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो R प्लस L का होल स्क्वायर बच गया, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे, और इससे भाग देंगे, R प्लस L से भाग देंगे, तो क्या बच जाएगा, R प्लस L से भाग देंगे इसमें, तो क्या बचेगा, R माइनस L, यहाँ बच जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आपको बेटा सिंपल सा A प्लस B A माइनस B का होल स्क्वायर कर देना है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कर देंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर हम करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो इसको हम करके देखते हैं क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ऐसे ठीक। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और ये बंद हो गया हमारा ब्रैकेट, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर E इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, आर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते ही क्या हो जाएगा, ये सब माइनस हो जाएगा, तो माइनस एल स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2RL। विंटर में पढ़ रहे हो आप लोग तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो इंटर में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, बचा 2RL, यहाँ भी 2RL, तो 2RL मिलके क्या हो जाएगा 4RL, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और फिर हमको दिखाना होगा इसको द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में, ठीक है। किसके रूप में दिखाएं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में। तो द्विध्रुव आघूर्ण हमारा होता है P इक्वल टू क्या होता है 2QL, P इक्वल टू 2QL। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे Q है, Q को अंदर ले जाएंगे और इसको 4 को 2 × 2 के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लिख दें 2 × 2QL और अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के पावर 2। अब ये जो पूरा पार्ट है 2Q, यहाँ पे आर छूट गया क्या, आर, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है 2QL, ये जो 2QL है इसकी वैल्यू हम लिख देंगे P, क्या लिख दें P। तो एक यहाँ पे ऊपर ले जाना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हम लिखते हैं फिर E बराबर, तो E बराबर अब क्या मिलेगा हमको, यहाँ 2 तो रह जाएगा, 2QL की जगह क्या लिखेंगे P लिख देंगे, बाकी को ऐसे उतार लेंगे, तो हो जाएगा आपका 2R अपान 2R × P, 2QL, ये जो 2QL दिख रहा है उसकी जगह हम क्या लिख दिए P लिख दिए, बाकी बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस होल स्क्वायर, ठीक। अब हमको क्या कहना है बेटा, हमको कहना है कि ये जो R वाली दूरी है ये L से बहुत बड़ी है, तो फिर हम ऐसे कहते हैं कि L जो है बहुत छोटा है, L जो है बहुत छोटा है, और किसी भी छोटे का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर 0.2 बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा बेटा, 0.04 हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर करने पे ये और छोटा हो जाएगा। तो जब कोई चीज छोटी है इसका अगर हम स्क्वायर करें, R छोटा है, L छोटा है, यहाँ पे L क्या है छोटा है, तो छोटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, L का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, जैसे 0.2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जा रहा है, उसी तरह से L छोटा है, अगर पॉइंट में है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो उसका कोई वैल्यू, उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, छोड़ देंगे उसको। तो इस L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, L स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बन जाएगा, तो उसको लिख लेते हैं 2RP अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको छोड़ते ही क्या हो जाएगा R की पावर 4, R की पावर 4, तो
एक आर से एक आर को कैंसिल तो हो जाएगा आर के पावर 3 और फिर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू कितना 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और यही हमको लेके आना था। तो अब हम आगे देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में, इसके पहले हमने देखा था अक्षीय स्थिति में, अब हमको देखना है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पे ना हो, कहाँ ना हो, अक्ष पे ना हो। तो हमको निरक्षीय स्थिति हमको दिखाना है, जैसे कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं -q + q और एक केंद्र पे O, इसका केंद्र O है, इसके अक्ष पे ना हो यानी इसकी सीधी रेखा में ना हो, कहाँ हो, अक्ष से बाहर हो। तो अक्ष से बाहर O पॉइंट से R दूरी पर हम एक Z पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ऋण आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए दूरी तो चाहिए ना, तो हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये हमारी दूरी हो जाएगी। उसी तरह धन Q से Z पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दूरी चाहिए, तो ये दूरी हम मिला देते हैं, ये मिला देंगे, ये दूरी हो जाएगी। अब हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी L होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। तो हाफ हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L और L। ये दूरी हमारी R है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और आधार का वर्ग और कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, तो लंब L स्क्वायर हो जाएगा ये। उसी तरह से ये भी वैल्यू उतना ही हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दूरी हमको मिल गई √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूरी मिल गई √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लग रहा है कि दूरियां दोनों समान हैं, आवेश भी समान है, तो वैद्युत क्षेत्र पे यहाँ पे क्या निकलेगा, समान ही निकलेगा। Z पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ यानी कि इस दिशा में जाएगा और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ यानी कि इस दिशा में जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा, ये वैद्युत क्षेत्र हमारा E1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, E2। धन आवेश की तरफ के कारण बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र, ऋण आवेश की तरफ अंदर की तरफ, ऋण की तरफ अंदर की तरफ वैद्युत क्षेत्र, ये बन रहा है वैद्युत क्षेत्र। अब हमको इसका वेक्टर सम करके प्राप्त करना पड़ेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 + E2। लेकिन E1 E2 कैसे प्राप्त करेंगे, बीच में तो कोण बन गया है हमारा, तो बीच में कोण कितना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। क्यों भाई थीटा होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। देखो ये त्रिभुज और सॉरी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसलिए इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, थीटा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि इसका बहिष्कोण क्या है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज का बहिष्कोण क्या है, ये कोण है। इस त्रिभुज का बहिष्कोण ये कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। इससे दूरी पर जो दोनों कोण हैं इन दोनों के योग के बराबर। तो थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ये टोटल वाली कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। ये टोटल कोण कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा हो जाएगा। अब हमको देखना ये है कि E1 और E2 क्या है, आपस में बराबर। E1 और E2 आपस में बराबर है। अगर कोई दो फोर्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, F1 और F2 दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ठीक बीच से होकर निकलता है, F। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों से ठीक बीचों बीच होकर निकल जाएगा, वो होगा F। उसी प्रकार से ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। E1 और E2 बराबर है, क्योंकि दूरियां बराबर है, इसलिए E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है। तो इनका रिजल्टेंट बेटा ठीक इनके बीच से होकर निकलेगा, यानी दोनों के बीच से होकर एक रिजल्टेंट निकलेगा, वो हमारा E प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब दोनों के बीच से होकर निकलेगा तो कोण क्या होगा, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि थीटा और थीटा इसी को मिला के हम बोल देंगे 2 थीटा। तो कोण हमारा हो गया थीटा। अब हमको क्या करना होगा कि इन वेक्टर को 2 भागों में तोड़ना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तोड़ के
भाई इनकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, हम जोड़ पाएंगे नहीं। हमको क्या चाहिए, दोनों की दिशा एक होनी चाहिए। तो हम दोनों को तोड़ेंगे और दिशा बनाएंगे एक। तो एक दिशा बनाने के लिए इसको रिजॉल्व करते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। जैसे आपको यहाँ समझा देते हैं कि अगर ये कोण थीटा है और इस फोर्स को दो भागों में तोड़ना, भाई इधर फोर्स लग रहा है, हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चाहिए, मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर चाहिए, दोनों ऊर्ध्वाधर वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे। तो इधर वाला तोड़ेंगे तो बनेगा एफ कॉस थीटा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। वैसे हम बता सकते हैं कि जो कोण इससे लगा, इस वेक्टर से लगा होता है जो कोण, वो हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जो दूर वाला होता है, जो कोण लगा नहीं होता, वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसी तरह से इसको हमको रिजॉल्व करना होगा दो भागों में। E1 E2 को हमको रिजॉल्व करना होगा बेटा। तो रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, देखिए इधर जा रहा है, कोण इससे लगा हुआ है, तो एक इधर बनेगा, ये बनेगा E1 cos sin थीटा, भाई दूर वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा E1 cos थीटा। ठीक, उसी तरह से E2 वाले को रिजॉल्व करेंगे। ये जो E2 वाला वेक्टर है, E2 वाले को रिजॉल्व करेंगे, तो ये E2 वाला रिजॉल्व होके ये कोण लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, E2 cos थीटा, और ये समकोण पे ऐसे कट जाएगा तो हो जाएगा E2 sin थीटा। देखिए एक की दिशा नीचे, एक की दिशा ऊपर, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी कि जितना उधर वैद्युत क्षेत्र है उतना ही नीचे वैद्युत क्षेत्र है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब हमको इन दोनों की एक दिशा मिल गई, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ठीक है, तो टोटल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हमको टोटल वैद्युत क्षेत्र हमको मिल जाएगा क्या, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब हमको अगला काम ये करना है कि E1 और E2 की वैल्यू थोड़ा निकाल के देखें कितना आ रहा है। तो हम लिखेंगे धन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या लिख दिया जाए, E1 बराबर, भाई धन Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो हमको दिख रही है साफ साफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। बेटा देखिए अंडर रूट में है, ऐसे लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि करड़ी हट जाएगी, स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी। अगला क्या है, ऋण Q आवेश के कारण, ऋण Q आवेश के कारण, ऋण Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा कितना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वही वैल्यू रखेंगे, ये दूरी सेम दूरी है, तो आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, करड़ी हट जाएगी, स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी। ये देखिए ये दो वैल्यू आपको मिल रही है, और दिख रहा है कि E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। हालांकि हम कह सकते हैं कि E1 बराबर क्या, E2 बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ऐसा हम कह सकते हैं। E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, हम अब रिजल्टेंट में मान रखते हैं E बराबर क्या दिया हुआ है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। रिजल्टेंट में मान रखते हैं E1 और E2 का मान जैसे ही रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मान तो अपने E1 E2 का मान रखिए, इसमें कामन जो है उसको निकाल लेंगे, बाहर करेंगे और लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, कामन क्या है 1/4
आर स्क्वायर कॉमन, वो भी कॉमन ही है, तो हो जाएगा क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सारा चीज कॉमन है तो ये cos थीटा, अरे सब चीज कॉमन ही है तो हम इसको दो बार लिखा हुआ है तो हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि ये बेटा 2 बार लिखा हुआ है, कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार एक ही चीज लिखा हुआ है, दोनों को हम 2 बार लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और एक वैल्यू रख देते हैं 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। इसमें cos थीटा की वैल्यू हमको थोड़ी सी निकालनी पड़ेगी, तो cos थीटा की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो cos थीटा बराबर क्या मिलेगा, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार है यल, कर्ण है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार, वैल्यू पुट कर दिया जाए इसमें तो E इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू रख दी जाए तो यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमारी cos थीटा की वैल्यू हो गई। और इसको हम बराबर करके लिखते चले जा रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2ql अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू देखो आपस में गुणा करेंगे तो कैसा गुणा करेंगे, ये देखो लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और गुणा करना है करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसके पावर कुछ नहीं तो क्या कितना है 1 है, और इसके पावर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1, और इसके पावर को लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, 1 धन 1/2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 धन 1/2, क्या करेंगे 1 धन 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 धन 1 यानी कि 3/2, तो ये 3/2 हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब फिर वही बात बोलेंगे कि यल जो है बहुत छोटा है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए यल को छोड़ने पर जब छोड़ देंगे यल को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2ql को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं p इक्वल टू 2ql, p ये लिख सकते हैं, तो हो जाएगा p अपान 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका r की पावर आर स्क्वायर है इंटू 3/2, क्या कि यल को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो r की पावर 3/2 ऐसे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा फिर बचेगा p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। तो फाइनल हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट में इसको इधर अलग लिख देते हैं, ये अलग लिखेंगे, फाइनल वैल्यू हमारा आ गया E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यू, ये फाइनल वैल्यू हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यू निरक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में आपका क्या प्राप्त हुआ था E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यू, दोनों में अंतर क्या है बेटा, तो एक में P अपान आर क्यू है, दूसरे में 2P अपान आर क्यू है, कोई अंतर नहीं है, बस 2 का अंतर, इसमें 2P इसमें P हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन समाप्त हो गया है। बहुत धीरे धीरे करके वीडियो पॉज करके भी देखेंगे आराम से, इसलिए सारा डिटेल इसमें दे दिया है कि छोटे छोटे फैक्टर भी करके आपको दिखा दिया है, जोड़ना घटाना सब कुछ आपको इसमें बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको आना चाहिए। भाई फर्स्ट ईयर में आपको हमको वेक्टर रिजॉल्व करने आता है, तो वेक्टर रिजॉल्व करके इसको बताया गया, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर आप छोटे छोटे स्टेप पे पार्ट करके इसको आप करोगे तो आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका अच्छी ने समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
नमस्कार।